नमस्ते दोस्तों, द स्टडी स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। सोचो, अगर आपको आपकी फेवरेट कॉमिक्स या इंस्टाग्राम रील्स देखनी हो और आपको पढ़ना ही नहीं आता हो, कैसा लगेगा? बहुत बुरा ना। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई का एक बेहद खूबसूरत और इमोशनल चैप्टर, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, जिसे लिखा है फेमस राइटर सुधा मूर्ति जी ने। इस कहानी में एक 12 साल की बच्ची अपनी 62 साल की दादी की टीचर बनती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम दादी और पोती की इस मज़ेदार ट्यूशन जर्नी को लाइन बाय लाइन समझेंगे, वो भी फुल ऑन मस्ती के साथ। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. सुधा मूर्ति जी जब लगभग 12 साल की थी, तब वो उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ढीला था, जिससे सुबह का अखबार दोपहर में मिलता था और वीकली मैगजीन्स पूरे एक दिन लेट आती थी। इसीलिए पूरा गांव बड़ी उत्सुकता यानी ईगरली से उस इकलौती बस का इंतजार करता था, क्योंकि वही बस अपने साथ अखबार, मैगजीन्स और चिट्ठियां यानी पोस्ट लेकर आती थी। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. उस समय कन्नड़ भाषा की एक बहुत ही पॉपुलर और वंडरफुल राइटर थी त्रिवेणी। उनका लिखने का स्टाइल इतना आसान और प्रभावशाली यानी कन्विंसिंग था कि लोग उनकी कहानियों में खो जाते थे। वो आम लोगों की दिमागी उलझनों और मनोवैज्ञानिक समस्याओं यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर बहुत ही दिलचस्प कहानियां लिखती थी। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. लेकिन कन्नड़ साहित्य यानी कन्नड़ा लिटरेचर के लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यानी अनफॉर्चुनेटली रहा कि त्रिवेणी जी की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई। लेकिन उनके नॉवेल्स का जादू ऐसा था कि आज 40 साल बीत जाने के बाद भी लोग उनके उपन्यासों की उतना ही पसंद करते हैं और उनकी जमकर तारीफ यानी अप्रिशिएट करते हैं। One of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira then. It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Visheshwara is the ultimate punya. This old
lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Visheshwara at Kashi. त्रिवेणी का एक नॉवल था जिसका नाम था काशी यात्रे, जो उन दिनों कर्मवीरा नाम की कन्नड़ वीकली मैगजीन में हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा छपता था। यह कहानी थी एक बूढ़ी अम्मा की जिनकी बहुत ही तीव्र इच्छा यानी आर्जेंट डिजायर थी कि वो काशी या वाराणसी जाए। आम तौर पर बहुत से हिंदू मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य यानी अल्टीमेट पुण्य होता है। वह बूढ़ी अम्मा भी इस बात पर पूरा भरोसा करती थी और उनका काशी जाने का जो संघर्ष था वही इस नावल में दिखाया गया था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ एक जवान अनाथ यानी ऑर्फन लड़की की एंट्री होती है। उस लड़की को किसी से प्यार हो जाता है लेकिन बेचारे की शादी के लिए पैसे नहीं होते। कहानी के अंत में वह बूढ़ी अम्मा काशी जाने का अपना सपना छोड़ देती है और अपनी जिंदगी भर की पूरी जमा पूंजी यानी सेविंग्स उस अनाथ लड़की की शादी के लिए दान कर देती है। वह कहती है, इस अनाथ बच्ची की खुशियाँ मेरे लिए काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। My grandmother, Krishtaka, never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come, and I would read the next episode of this story to her. During the time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. लेखिका की दादी जिसका नाम कृष्टका था वो कभी स्कूल नहीं गई थी, इसीलिए वो पढ़ना नहीं जानती थी। हर बुधवार को जब गांव में मैगजीन आती तो हमारी 12 साल की लेखिका अपनी दादी को उस कहानी का अगला एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। उस समय दादी घर का अपना सारा कामकाज भूलकर पूरी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन के साथ कहानी सुनती थी। Later, she could repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. सुनने के बाद दादी की मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो पूरी कहानी जुबानी यानी बाय हार्ट दोहरा सकती थी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी, इसीलिए वो खुद को उस कहानी की मुख्य पात्र यानी प्रोटैगनिस्ट यानी हीरोइन की जगह रखकर देखती थी। इसीलिए पूरे गांव में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी मेरी दादी को ही होती थी कि कहानी में आगे क्या हुआ, और वो हमेशा मुझे कहानी सुनाने की जिद यानी इंसिस्ट करती थी।